हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारे चैप्टर पी ब्लॉक के अंदर प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो वहां पे जो हमने पढ़ा वहां से बहुत कुछ तो पूछा जाता नहीं, एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आपने देख भी लिया होगा। तो वहां से ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, केवल ट्रांजिशन टेम्परेचर को कभी कभी पूछ लिया जाता है और एक दो छोटे छोटे सवाल जो मैंने आपको उसी लेक्चर में बता दिए थे वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आज की क्लास रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन आज आप दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करने वाले हो सल्फर के, एक तो SO2 और एक SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां से बोर्ड्स के अंदर कंपटीशन के अंदर रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी की होंगी, कुछ आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एनसीईआरटी से बट उस जगह नहीं जहां पर पी ब्लॉक की वो बात कर रहा है या फिर पर्टिकुलर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात कर रहा है। चलिए ठीक है, तो बिना टाइम लगाए हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपी में सल्फर डाइऑक्साइड और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन मेथड हम लोगों को देखना है सल्फर डाइऑक्साइड का वो है बाय बर्निंग ऑफ सल्फर, बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर। कि अगर आप एयर में मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर को बर्न करें तो क्या होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। देख लो S+O2, मैं इसको बर्न करूं, हीट दूं थोड़ी सी, तो ये क्या बना के देगा आपको SO2। ठीक है, बट ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का कोई बहुत अच्छा मेथड भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि यहां से कुछ क्वांटिटी में SO3 भी बाहर निकलती है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी में SO3 भी बनती है सल्फर के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर एक कैटलिस्ट ले लूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पर एक कैटलिस्ट ले लूं V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की जगह पूरी तरह क्या बनने लग जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने लग जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अल्दो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने का है, लेकिन इसको भी हम आगे पढ़ेंगे और एक्चुअली पढ़ लिया तो वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड पढ़ना है, वहां ये रिएक्शन हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला मेथड था कि आप एयर में सल्फर को ऑक्सीडाइज करें, एयर में सल्फर को बर्न करें। सेकंड जो मेथड है वो आप बचपन से पढ़ते आ जाओ, क्या, बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और, बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने क्लास 10th में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके दो टर्म्स पढ़े थे? सब बिल्कुल पढ़े थे। रोस्टिंग क्या होता था कि अगर मेरे पास कोई सल्फाइड और है लाइक FeS, तो मैं इसको इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दूं लाइक Fe2O3। सही है, अब ऐसा कब कैसे किया जाएगा, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसको हीट करके। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते थे। ठीक है, इस केस में क्या होता था कि यहां पर जो आपके पास सल्फाइड और है ये कन्वर्ट हो जाता ऑक्साइड में, और इस ऑक्साइड और का आप रिडक्शन करके क्या गेन कर लेते थे, Fe गेन कर लेते थे। इसी तरह का तो प्रोसेस था। एक कैल्सिनेशन होता था, अगर यहाँ कार्बोनेट है तो आप उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते थे तो वो ऑक्साइड में बदल जाता था, CO2 गैस निकलती थी। यहां पे जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी, SO2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्दो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस रिएक्शन को, बट आपसे पूछी जा सकती है। एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इंडस्ट्री में ऐसे बनाया जाता है। क्यों भैया, दो फायदे हो गए ना, एक तो आपने FeS को रोस्ट कर दिया, अब आप आराम से इससे Fe निकाल सकते हो इसका रिडक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन की प्रेजेंस में, साथ में आपको क्या मिल गया, SO2 गैस मिल गई। तो इंडस्ट्रियल मेथड है क्योंकि डबल फायदा है करने का। ठीक है, तीसरा जो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो वो कर सकते हो डाइल्यूट एसिड्स की सल्फाइड या बाइसल्फाइड्स की रिएक्शन से। क्या कह रहा हूं मैं, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विद सल्फाइड और बाइसल्फाइड्स। इनसे अगर आप डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन कराएं तो आपको क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए बात कर लें,
जैसे मेरे पास है Na2SO3 है ना, इसकी रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ, विद HCl। क्या मिलने वाला है मुझे, एक तो मिलेगा सॉल्ट NaCl, ठीक है, साथ में मुझे मिलेगा यहाँ पे वाटर, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, SO2। सिमिलर रिएक्शन होगा किसके साथ, NaHSO3 के साथ, NaHSO3 के साथ, ठीक है। शायद बोर्ड का ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसको। क्या कहा मैंने, सेम रिएक्शन होगा विद NaHSO3 के साथ, रिएक्शन होगी HCl की, क्या बनेगा, NaCl प्लस SO2 प्लस वाटर। बैलेंस कर लेना, यहाँ पर HCl के शायद 2 मोल्स की जरूरत पड़ेगी और 2 मोल्स NaCl के बनेंगे, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू आप क्या बना सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर से देख लो, सल्फर को बर्न किया एयर के साथ, है ना, तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनेगी, बट अगर आप V2O5 ले लें तो केवल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। इसके अलावा सल्फाइड और की रोस्टिंग करके आप ये काम कर सकते हो, और डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन अगर आप सल्फाइड के साथ या बायसल्फाइड के साथ कराएं तो भी आप ये काम कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट कर लें, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है और सारी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हमने देखा, किया नोट, बता रहे हैं इसको ना, चलिए ओके ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, साथ में इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। लगाएंगे हेडिंग फटाफट, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, तो क्या आप लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस होती है? शायद सब जानते हैं, है ना, हमने सॉल्ट एनालिसिस में भी ये चीज देख ली होगी, है ना। ये कैसी होती है, कलरलेस। अच्छा, स्मेल बताएगा कोई मेरे को? बिल्कुल सही है, इसकी पंजेंट स्मेल, ठीक है, तीखी सी, बहुत तेजी से आएगी, है ना। चलो, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि सफोकेटिंग गैस है, दम घुटने लगेगा, है ना, अगर कमरे में भर दे तो कैसी गैस है, सफोकेटिंग गैस है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखो, इसके पीछे केमिकल रिएक्शन होता है। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डालूं तो वाटर में जाने के बाद सल्फ्यूरस एसिड बना देती है, H2SO3। H2SO4 नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर SO2 को मैं वाटर में डालूं तो ये कौन सा एसिड बना देगी, सल्फ्यूरस एसिड बना देगी, जिसकी वजह से ये हाईली सॉल्युबल होगी, है ना। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो क्या कि इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। भाई सल्फ्यूरस एसिड बना दिया इसने, तो कैसा होगा ये, एसिडिक होगा नेचर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक रिएक्शन जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पढ़ी है, सेम रिएक्शन यहां पे पढ़ोगे, व्हेन इट पास थ्रू लाइम वाटर, तो क्या होगा, देख लो, रिएक्शन से समझाते हैं। मैंने SO2 गैस ली, इसको मैंने CaOH का हॉल्ट, इसी को कहते हैं आप लाइम वाटर, इसमें से पास कराया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बनेगा CaSO3, साथ में यहां क्या निकलेगा, वाटर H2। आपने याद हो तो अगर यहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते तो CaCO3 बनता है, और उसका कलर कैसा होता है, मिल्की। इसका कलर भी मिल्की होता है, हाँ, इसका कलर भी कैसा होता है, मिल्की। क्या कहना चाह रहा मैं ये कहना चाह रहा कि जब भी आप सल्फर डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन जो है वो मिल्की हो जाएगा, इट्स सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की।
क्लियर होती है बात मेरी। लेकिन अगर आप अभी भी SO2 गैस पास करा रहे हो, मतलब सॉल्यूशन मिल्की कलर का हो गया, आप SO2 पास कराए जा रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद ये मिल्की कलर गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि ये कैल्शियम बायसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कैल्शियम बायसल्फाइड में। तो याद रखने की चीज है यहाँ पे क्या कि SO2 गैस लाइम वाटर के सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है और ये मिल्की कलर थोड़ी देर के बाद डिसअपीयर हो जाता है। रीजन, अगर एक्सेस में आपने SO2 लिया है तो। क्लियर होती है बात मेरी? तो ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं हम, रिएक्शन विद एल्केली। रिएक्शन विद एल्केली, चलिए देख लेते हैं। अगर मैंने SO2 का रिएक्शन किसके साथ कराया? किसी एल्केली के साथ। NaOH के साथ करा दो, KOH के साथ करा दो, COH का होल्टोइस के साथ करा दो, तो ये सोडियम बायसल्फाइड और सोडियम सल्फाइड बना देते हैं। क्या बन जाएगा यहाँ पे? NaHSO3। क्या बन जाएगा? NaHSO3 या फिर Na2CO3, सॉरी Na2SO3। वो डिपेंड करेगा कि NaOH के कितने मोल साथ में लिए, बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। ठीक है, तो एल्केली के साथ रिएक्शन अगर इसकी कराई जाए तो ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे। सारी रिएक्शंस आपने कभी ना कभी पढ़ी हुई है। ये मैं कह रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम रिएक्शन 2-2 या 3-3 बार आती है। 2-2 या 3-3 बार। अगर आप एक बार भी ढंग से पढ़ लें तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा कुछ याद रखना होता है, रिएक्शन बहुत सारी कुछ याद रखनी होती है, बट ये रिएक्शन वापस वापस रिपीट भी करती है ना, तो इन्हें याद करना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है ना, बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक बात की हम लोगों ने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए वो ये कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी होती है? मतलब सर, मतलब समझाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4+4। भाई सल्फर डाइऑक्साइड में ये +4 में है, तो क्या यहां सल्फर +4 से +6 में नहीं जा सकता? भाई सल्फर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है और +4 से किस में जा सकता है? +6 में, बहुत आसानी से जा सकता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा, है ना, या फिर कोई और कंपाउंड बना देगा। तो ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। देखो ना, 2+2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब खुद का तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। सामने वाले का क्या करना पसंद करेगा? रिडक्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी कुछ रिएक्शंस, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हम मार्कर में थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाऊं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। करा के देखते हैं, करा के देखते हैं, देखेंगे। मैंने कहा, मैंने ली सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कराई विद Cl2, तो ये फॉर्म कर देता है SO2Cl2। जरा देखो यहाँ पे सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने 2-2 बॉन्ड किसके साथ बना लिए? ऑक्सीजन के साथ, है ना। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम। इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा? 2 क्लोरीन के साथ, और क्या बना देगा? SO2Cl2 बना देगा। खास बात क्या है कि यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहां पे सल्फर पहुंच गया +6 में। क्या हुआ? सल्फर का ऑक्सीडेशन, मतलब सल्फर किसकी तरह काम कर रहा है? सल्फर एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, केवल इसी रिएक्शन में नहीं, बहुत सारी रिएक्शन में ये काम करता है। जैसे एक रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, अगर मैं Fe3+ लूं, है ना, और रिएक्शन कराऊं इसकी किसके साथ? SO2 के साथ। रिएक्शन होती है वाटर की प्रेजेंस में, रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये Fe3+ से क्या बना देगा? Fe2+। देखो ना जरा, रिड्यूस हो गया। Fe3+ से Fe2+, Fe3+ से Fe2+। सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? H2O के साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 में। हाँ, यहाँ कुछ अमाउंट में H2SO4 बनता है। याद करो, ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी। मैंने शायद आपको जब रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाया था, डी ब्लॉक के अंदर ये रिएक्शन थी, है ना। Fe3+ SO2 की प्रेजेंस में Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है ना। चलो खैर, अभी तो मैं कह रहा हूं इसका क्या हुआ?
Fe3+ से किसमें गया, Fe2+ में, रिडक्शन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देख लो विश्वास ना हो तो यहाँ ये +4 में है और सल्फ्यूरिक एसिड में किसके अंदर होता है, +6 के अंदर होता है। इसी तरह अगर मैं सॉल्यूशन लूं किसका, परमैंगनेट आयन का, MnO4- का, और इसमें SO2 डाल दूं तो MnO4- आयन कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +7 आएगा, +7 से किसमें चला गया, +2 में चला गया। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी। मैं अगर सॉल्यूशन लूं डाइक्रोमेट का, Cr2O7 का, रिएक्शन कराऊं किसके साथ, SO2 के साथ, तो जरा देखो ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7। ये +7 से रिड्यूस हो जाता है Cr3+ में। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे पूरी केमिकल रिएक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यही याद रखना है कि ये किस किस का रिडक्शन किस में कर रहा। ये Fe3+ का रिडक्शन Fe2+ में कर रहा, ये MnO4- का रिडक्शन Mn2+ में कर रहा है ना, Cr2O7 का रिडक्शन Cr3+ में कर रहा। क्लियर है। इसी तरह सिमिलर मैनर में अगर मैं लूं IO3- है ना, यहां पर आयोडीन +5 में होगा, रिएक्शन कराऊं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा I2 के अंदर। यहां पर कितने में आ गया आयोडीन, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। किसमें आ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। मैक्सिमम रिएक्शन में ये खुद H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के साथ होगी रिएक्शन, वाटर के प्रेजेंस में होगी। मैक्सिमम रिएक्शन में खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। साथ में कुछ रिएक्शंस में ये SO3 के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिकॉल कर दूं मैं आपको। देखो हमने पहले बात की कि पंजेंट स्मेल होती है, सफोकेटिंग गैस होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। फर्दर हम लोगों ने कहा कि इसकी रिएक्शन आप लोग कराइए किसके साथ, एल्केनी के साथ, तो ये सोडियम सल्फाइड है ना, या बाइसल्फाइड बना के देंगे, NaOH के साथ कराए तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा, बाइसल्फाइड बनाएगा। हमने कहा लाइम वाटर को ये मिल्की कर देगा, लेकिन अगर एक्सेस में SO2 गैस ली जाए तो थोड़ी देर के बाद वो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाएगा। इसके अलावा ये वाटर में सॉल्युबल होगा और एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। जल्दी तो नहीं हो रहा ज्यादा, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। और ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इसके रिड्यूसिंग नेचर को बता रही है, ठीक है। चलो अब आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट था स्ट्रक्चर ऑफ SO2। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, है ना, हो गया अचानक। चलो वापस आते हैं इस पे। तो मैं क्या कह रहा था, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो आप लोगों को पता है मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की एक ट्रिक भी बताई थी, है ना। आप चाहे तो उस ट्रिक से निकाल लें या फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं भी। SO2 में अगर बात करें सल्फर की, तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में हम किसको लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। याद रखना, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो सल्फर के साथ एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, है ना, और 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए होंगे। अरे आप चाहो तो ट्रिक से निकाल लेना, ठीक है। मैंने बताई थी आप लोगों को ट्रिक। आप लोग देखेंगे SO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने आएंगे, 18 डिवाइडेड बाय 8, तो 2 यहाँ पे क्वोशिएंट आया, तो ये किसको बताएगा, बॉन्ड पेयर्स को, सिग्मा बॉन्ड को, और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये रिमाइंडर था 2, उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 क्या है आपका लोन पेयर। तो 2 + 1 = 3 एंड sp2 क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे, ये सिग्मा और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और 2 ये कौन से बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। अब तो इसके पाई बॉन्ड को ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम आएंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड। चलो बताता हूं क्या काम आएंगे, समझना मेरी बात को ध्यान से, यहां तक ठीक है। अच्छा इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो सिंस यहां लोन पेयर आ गया तो कुछ रिपल्शन एक्सर्ट होगा, बॉन्ड अपने आप को थोड़ा पास ले आएंगे, तो 120 डिग्री होना चाहिए था बॉन्ड एंगल, है ना, घटकर कितना रह जाएगा, 119.5। और ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर छिपा लो, एंगुलर दिख रही है या बेंट कह दो या वी शेप कह दो, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, एंगुलर, है ना। एनसीईआरटी एंगुलर लिखता है, एंगुलर लिख दिया, आप चाहो तो बेंट लिख दो, आप चाहो तो वी शेप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इतनी बात कर ली हम लोगों ने। फर्दर सुनो जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये तो आप कर सकते थे अपने आप से भी, आगे सुनना मेरी बात। अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है या sp2, कैसे है समझो। सल्फर के पास सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट का
3s2 3p4, सही है। और इसके पास 3d भी होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो। चलिए देखते हैं 3s2, उसके बाद 3p4, 1 2 3 और 4, और उसके बाद 3d में 5 ऑर्बिटल होंगे, खाली होंगे। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए, sp2, यानी कि एक s का ऑर्बिटल चाहिए तो p के चाहिए, है ना। ये वाले काम में ले लूं क्या p के, नहीं यार, ये वाला है तो ये वाले कैसे काम में ले लेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम एक्साइटेशन करेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या होता है, जुगाड़ होता है, समझो। मतलब आपको अपने हिसाब से खेल खेलना है, आपको मॉलिक्यूल को देखना है, मॉलिक्यूल की जरूरतों को देखना है कि इसको क्या क्या चाहिए और उस हिसाब से खेल खेलना है। आपको पता है कि इस कंपाउंड में सल्फर के पास एक लोन पेयर है, सबको पता है बात, सल्फर के पास एक लोन पेयर है, यहां तो 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं, तो एक लोन पेयर बना दो, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो, यहां भेज दो, दैट्स इट। ये वाले ऑर्बिटल काम आ जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। हाँ ये दो कहां काम आएंगे सर, ये दोनों, अरे ये दोनों पाई बॉन्ड बनाने के काम आएंगे, बट पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, जानते हो ना ये बात, इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो तो हमने कहा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब समझो, हमने कहा कि सल्फर के पास एक रहा लोन पेयर, इसके एक p ऑर्बिटल ने, इसके एक p ऑर्बिटल ने एक ऑक्सीजन के साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अच्छा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p4, इसके पास d वगैरह नहीं होता, तो इसका जो 2p4 वाला ऑर्बिटल है ना, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, सल्फर के साथ। तो इस वाले ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना लिया सल्फर के साथ, और ये बॉन्ड कौन सा था, अरे भाई स्पेरिकल मत बनाओ सर, बच्चे नाराज हो जाते हैं फिर तो, सर स्पेरिकल थोड़ी ना होता है ना, तो कुछ डबल शेप होगा, इस तरफ हाथ चलाना थोड़ा मुश्किल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, सर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, सही है। सिमिलर कहानी सल्फर के इस ऑर्बिटल की होगी, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म हो जाएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक ये सिग्मा बना, एक ये सिग्मा बना। अच्छा बनाने पाई बॉन्ड, कौन से बॉन्ड बनाने, हमें पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। अब सब पाई बॉन्ड कैसे बनाए, समझो समझो समझो, इसको थोड़ा सा ना जगह लेते हैं, स्पेस कम पड़ेगा वरना अपन को, समझो समझो। ये कुछ इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, और ये 2 बॉन्ड यहां बना दिए अपन ने ऑक्सीजन के साथ, कौन सा बॉन्ड सर, सिग्मा, ठीक है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है 2 पाई बॉन्ड भी बन रहे हैं, मैं क्यों इतना पाई बॉन्ड पर फोकस कर रहा हूं अभी पता लगेगा। अब सल्फर ने अपने ये 2 ऑर्बिटल्स दे दिए, एक सिग्मा यहां बना लिया ऑक्सीजन के साथ और एक सिग्मा यहां बना लिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। अब ये दोनों जो हैं वो फॉर्म करेंगे पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, ये दोनों जो ऑर्बिटल है ना ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। समझिए सल्फर का एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के इस p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा और पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, समझ रहे हो बात को मेरी। सल्फर है, सल्फर का ये p ऑर्बिटल इस तरह बनाते हैं, ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है इस तरह से, ठीक है, और सल्फर का नाम बनाया जाए, ये सल्फर का p ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, क्लियर है, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, पाई। नहीं आ रही बात समझ में, अरे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन देखो ना, एक बॉन्ड तो बना लिया सिग्मा, इसने तो सिग्मा बॉन्ड बनाया इसके साथ, ठीक है, और ये जो बच गया था इसने कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया सल्फर के साथ, पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, क्लियर हो रही है बात भी। इस बॉन्ड के बनने में, ध्यान से सुनो, इस बॉन्ड के बनने में ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल काम आया, सल्फर का भी p ऑर्बिटल काम आया इस पाई बॉन्ड के बनने में। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं p पाई बॉन्ड, बहुत नाम सुना है आपने इसका, नई चीज नहीं है, सब 11th की केमिकल बॉन्डिंग की चीजें हैं, वहां पढ़ते हैं ये सारी चीजें। फिर से मैंने क्या कहा कि इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल ने इस सल्फर के p ऑर्बिटल के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया, डेट से। अच्छा अब बात करें इस ऑक्सीजन की, ये दूसरा ऑक्सीजन है ना, ये भी बढ़िया अपनी जिंदगी में था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन है ना, तो 1 2 3 और 4, 2s2 2p4।
इसने कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया? सिग्मा। हमने कहा ये इसका px है, जस्ट इमेजिन। तो px ने इसके p ऑर्बिटल के साथ, इस वाले के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया? सिग्मा। अब समझना ध्यान को बात से। अब ऑक्सीजन का एक और p ऑर्बिटल होगा जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन है। क्या सल्फर के पास कोई p ऑर्बिटल है? क्या इस सल्फर तो एक ही है ना भाई, इसने अपना p ऑर्बिटल काम में ले लिया यहाँ पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या इसके पास कोई p ऑर्बिटल है? ना, सल्फर d है। डी में अभी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया, इसने अपना इधर बना देते हैं, है ना, बहुत ही हिचपिच सा हो जाएगा पर कोई ना समझ में आएगा। ये इसका डी ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन का अगेन पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे दोनों ने ओवरलैपिंग की और कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया? पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया। इसको हम बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? पी पाई डी पाई। क्लियर हो रही है कुछ कुछ मेरी बात? SO2 के अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं। SO2 के अंदर एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा। सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ तो पी पाई बॉन्ड बनाएगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ इसको कौन सा बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा? पी पाई डी पाई, क्योंकि इसके पास अब पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, डी का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन काम में लेना पड़ेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की। पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड में पी पाई बॉन्ड होते हैं कि डी पाई बॉन्ड होते हैं, कि कितने पी पाई बॉन्ड होते हैं, कितने डी पाई बॉन्ड होते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराओ, अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन पी में हैं उतने पी पाई, जितने डी में हैं उतने पी पाई डी पाई। क्लियर हो गई बात मेरी? जितने पी में हैं उतने पी पाई, सल्फर के पी में। ऑक्सीजन के पास तो हमेशा बेटा पी में ही रहेंगे, ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो इसका पी और उसका पी मिला तो पी पाई डी पाई, इसका डी और उसका पी मिला तो पी पाई डी पाई। क्लियर है? पी पाई और पी पाई डी पाई। अच्छा सा मजा आता है ना बोलने में। चलो नेक्स्ट देखना हम यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं SO3 की स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, सीधा SO3 की स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड हम देख चुके हैं और SO3 की बात हम आगे करते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे मतलब कैसे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, है ना, वहां बात करेंगे कुछ एक बातें, अब बीच बीच में पढ़ते जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। अब सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल के देख लेना इसका। हाइब्रिडाइजेशन गिन लो। सल्फर 6, ऑक्सीजन 3 है, तो 6 3 18 24, 8 3 24, तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर। ठीक है, बना लो, है ना। स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना, तो ट्राइगोनल प्लेनर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री के। कोई बॉन्ड एंगल में कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी, इंक्रीमेंट भी नहीं, डिक्रीमेंट भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर नहीं है। ठीक है, चलो तो 120 डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं सल्फर का। sp2 है, ज्योमेट्री लिख लेना इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। याद नहीं रखनी है, आता है आप लोगों को निकालना। चलो देखना जरा सल्फर हाइब्रिडाइजेशन क्या? 3s2, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 3s2 3p4। तो 3s2 3p4, ये तो ग्राउंड स्टेट है। साथ में इसके पास 3d भी होगा, ये खाली पड़ा होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन जुगाड़ है। क्या यहां सल्फर के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट है? नहीं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कोई लोन पेयर नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन काम आ जाते हैं। तो आपको भी नहीं रखना ना भाई, आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां पहुंचाओ, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां पहुंचाओ, डेट से ये तीन ऑर्बिटल काम आ जाएंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, 3 बॉन्ड पेयर, तो ये 3 काम आ जाएंगे। अब ये 3 क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ये 3 क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। समझाता हूं मैं आपको। देखें, सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ यहां सिग्मा बना लेगा, एक ऑक्सीजन के साथ यहां सिग्मा, एक ऑक्सीजन के साथ यहां सिग्मा, है ना। यहां क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड। इसका यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल काम में आया, सिग्मा बॉन्ड बनाने में तीनों कौन से ऑर्बिटल काम में आए? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल काम में है। अच्छा, अब ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा। बोलो समझ में आता है कि नहीं? इसको इसके साथ एक पाई बॉन्ड बनाना है, इसके साथ एक पाई बॉन्ड बनाना है और इसके साथ एक पाई बॉन्ड बनाना है। तो समझो सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन है पी में, तो सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप किया, यहां बना दे,
इस तरह से यहां बना देते हैं, ठीक है, समझना बस, यहां बना देते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 2p4 बनाता हूं मैं, 1 2 3 4। इसका इस ऑर्बिटल ने तो क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने पाई बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये खाली है, ये खाली से मेरा मतलब है ये फ्री है, अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसके भी 3 में से ये वाला खाली है, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। समझ रहे हो बात को, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई, कौन सा बॉन्ड बना, पाई, कौन सा पाई बॉन्ड है ये, इसका p ऑर्बिटल काम में आया, इसका भी p ऑर्बिटल काम में आया, तो इसको हम कहेंगे p पाई p पाई। तो एक तो कौन सा बॉन्ड बन गया, p पाई p पाई। हाँ समझ गए आप लोग, ठीक है। अच्छा अब देखना, फर्दर देखना, यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया, p पाई p पाई, समझ गए। अच्छा यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो दूसरा ऑक्सीजन है 2s2 और 2p4, 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन में, इस ऑर्बिटल में, हाँ इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, है ना, हाँ बच रहे हैं ना 2 लोन पेयर, बच रहे हैं, तो ऑक्सीजन में थोड़ी ना देखने, सल्फर में देखने। हाँ यहाँ पर इस ऑक्सीजन के इस ऑर्बिटल ने सल्फर के साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा, भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था सल्फर का, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब इसको भी पाई बनाना है, तो इसने अपने p इलेक्ट्रॉन को कहा कि पाई बॉन्ड बना। क्या सल्फर के पास अब कोई p इलेक्ट्रॉन है, नहीं, सल्फर को कहां जाना पड़ेगा, d में। तो इस पाई बॉन्ड के बनने में, यहां बना रहे हैं ऐसे, इस पाई बॉन्ड के बनने में सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल काम में आया, d ऑर्बिटल काम में आया, p में तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, कौन सा ऑर्बिटल काम में आया, p ऑर्बिटल काम में आया। तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में, वो पाई बॉन्ड कहलाता है p पाई d पाई। और तीसरे वाले के साथ भी सेम होगा, ऑक्सीजन तो अपना p का इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड के लिए, सल्फर अगेन कौन सा देगा, d का इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, p पाई d पाई बॉन्ड। तो पकड़ने की चीज जो थी वो सुनना ध्यान से, सल्फर डाइऑक्साइड में एक p पाई बॉन्ड और एक p पाई d पाई बॉन्ड होता है। जबकि मैं बात करूं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो यहां पर एक p पाई बॉन्ड होता है और 2 p पाई d पाई बॉन्ड होते हैं। बोलो आसान है कि नहीं, शायद बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सल्फर ट्राइऑक्साइड में आपको p पाई और p पाई d पाई बॉन्ड पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा सल्फर का ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, यहाँ पे ये जो भी कुछ आप सल्फर के बारे में पढ़ते हो, ये एग्जिस्ट करता है इन वेपर फेज। एक और छोटी सी बात, ये किस में एग्जिस्ट करेगा, वेपर फेज में। अगर आपके पास वेपर में, और मेनली वेपर में ही होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड तो गैस है ना, लेकिन अगर आप इस पर प्रेशर लगाओ और इसका सॉलिडिफिकेशन कर दो, तो सॉलिड SO3 एक ट्राइमर फॉर्म कर लेती है। सॉलिड SO3 क्या फॉर्म कर लेती है, ट्राइमर। मतलब इसका अगर मुझसे कोई फॉर्मूला पूछे तो मैं कहूंगा SO3 का होल थ्राइस और S3O9। कौन, सॉलिड SO3 बनाया इसको मिटाने में यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ सर बताओ क्या कहना चाह रहा हूं, समझ नहीं आना। मैं कह रहा हूं कि सॉलिड स्टेट में SO3 एक ट्राइमर फॉर्म कर लेता है। इस ट्राइमर का फॉर्मूला क्या होता है, S3O9, या आपको लिखा मिल जाएगा SO3। कैसे बनेगा सर, बना देते हैं, आसान है। सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल बना दो, सबसे पहले तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक ये बना दिया, ट्राइमर बनाना है ना, दूसरा ये बना दिया इस तरह से, है ना, और तीसरा ये बना दिया इस तरह से। अब समझो, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, ये पाई बॉन्ड तोड़ो एक ऑक्सीजन का, इसके साथ जोड़ दो। क्या करना है, इसको ऐसे बनाया थोड़ा सा, डबल बॉन्ड O, ये पाई बॉन्ड तोड़ो इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, और इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ो इसके साथ जोड़ दो, बस ये करना है। 3 ऑक्सीजन अपने 3 पाई बॉन्ड तोड़ देंगे और सल्फर के साथ लिंक कर देंगे। ये स्ट्रक्चर होता है सॉलिड SO3 का, ट्राइमर फॉर्म कर लेता है। 1 2 3 सल्फर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन है। क्लियर है बात मेरी। आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि इसमें कितने SOS लिंकेज होंगे, तो यहाँ 3 SOS लिंकेज होते हैं। एक सल्फर का ऑक्सीजन, इस SO3 का ऑक्सीजन इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये वाला इसके साथ भी, इसके साथ। क्लियर होती है बात मेरी। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सॉलिड SO3 का ऑल्थ्राइस में कितने सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, तो 4।
क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो ये कहानी थी, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड की, है ना। इतना आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम सल्फर की ऑक्सो एसिड्स डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए और लर्न भी हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको रिवाइज करें, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगी। एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री का यही चीज है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे चीजों को उतनी ज्यादा चीजें याद रहेंगी आप लोगों को, इतना ही अच्छा कर सकेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।